आपकी स्क्रीन पर यह है माजिद खादेमी, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के इंटेलिजेंस प्रमुख हैं और अमेरिका और इस्राइल ने हमले में इन्हें मार दिया है। जाहिर सी बात है ईरान इसे जाने नहीं देने वाला है, मगर समानांतर तौर पर खबरें ये आ रही हैं कि सोमवार को यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मंगलवार वाली धमकी से पहले ईरान और अमेरिका में युद्ध विराम हो सकता है। अलग अलग न्यूज एजेंसी से खबरें आ रही हैं। इसकी गुंजाइश मुझे लगती नहीं है दोस्तों, मगर यह युद्ध है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे ही किसी चमत्कार से युद्ध विराम यानी सीज फायर की खबर आए, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं यह युद्ध और चले, क्योंकि इस युद्ध में लगातार बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, खासतौर से ईरान में। और उसके अलावा अमेरिका और इस्राइल जिनकी जिद से यह युद्ध शुरू हुआ है, वो बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने पर ले रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं माजिद खादमी की, जिन्हें अमेरिका ने मौत की घाट उतार दिया है। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि इनके मायने क्या हैं। मगर अगर हम ईरान के तेवरों को देखें तो ईरान इस वक्त आग बबूला है और वो अपने IRGC इंटेलिजेंस प्रमुख की मौत का बदला लेना चाहता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से ईरान ने अपनी 97th वेव ऑफ अटैक लॉन्च कर दिया है। देखा जाए प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट। In a statement, the Islamic Revolutionary Guards Corps says it carried out the 97th phase of Operation True Promise 4. The IRGC says the attacks targeted a series of military and strategic locations in Kuwait, the United Arab Emirates, and the occupied territories. According to the statement, a site near a naval base in Kuwait hosting U.S. personnel was struck with ballistic missiles and drones, with reports of significant casualties. Iran has also said it hit a commercial vessel in the Jebel Ali Al port in the UAE, leaving it on fire, and reported additional casualties from a separate strike targeting US-linked personnel in the UAE. अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों माजिद खादमी के बारे में, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जैसे मैंने बताया ईरान इसे आसानी से जाने नहीं देने वाला है। कौन थे माजिद खादिमी, क्या थे उनके मायने, सबसे बड़ी बात, क्या यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? अब हम उसे आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन थे माजिद खादिमी? माजिद खादमी जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख थे, उनकी मौत की खबर ईरानी सरकारी मीडिया ने दी है। कहा गया है कि उन्हें अमेरिका इसराइल दुश्मन के हमले में मारा गया, लेकिन कैसे और कहां मारे गए इसकी साफ जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वो कौन थे, तो आइए गौर फरमाएं। माजिद खादमी IRGC की इंटेलिजेंस शाखा के प्रमुख थे। जून 2025 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनसे पहले जो प्रमुख थे मोहम्मद काज़मी, वो भी एक हमले में मारे गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि माजिद खादमी का दरअसल काम क्या था। गौर फरमाएं, उनका काम था देश की आंतरिक सुरक्षा संभालना, जासूसी नेटवर्क पकड़ना, गुप्त ऑपरेशन चलाना, विदेशों में होने वाली गतिविधियों और सहयोगी गुटों के साथ तालमेल। यानी कि अमेरिका और इस्राइल ने उस शख्स को मारा जो स्ट्रैटेजिकली पूरे ईरानी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और अमेरिका और इस्राइल इसी तरह से ईरान पर हमला कर रहा। अब आप मुझे बताइए, ऐसे सूरत में ईरान उनके साथ युद्ध विराम कैसे करेगा? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी मौत को लेकर जो रहस्यों का पर्दा है, कैसे हुई होगी उनकी मौत, इसको लेकर अभी तक मुझे तमाम न्यूज एजेंसी से क्या जानकारियां मिल रही हैं, अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं। उनकी मौत कैसे बताई गई? 6 अप्रैल 2026 को ईरानी मीडिया ने बताया कि आज सुबह एक हमले में माजिद खादिमी शहीद हो गए। हमला अमेरिका इसराइल दुश्मन ने किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहां हमला हुआ यह नहीं बताया गया। कैसे हमला हुआ, मिसाइल, बॉम्ब या गुप्त हत्या, यह भी सामने नहीं आया। और कौन मारा गया इसका भी जिक्र नहीं है। यानी पूरी घटना अभी रहस्यमय है। अब हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि यह मौत क्यों महत्वपूर्ण है।
एक साल के अंदर ये दूसरे इंटेलिजेंस प्रमुख हैं जो मारे गए हैं। इससे लगता है कि ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर घुसपैठ हो चुकी है। इसका असर परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम की सुरक्षा पर पड़ेगा। जासूसी रोकने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। गुप्त ऑपरेशन और बाहरी नेटवर्क प्रभावित हो सकते हैं। चल रहे युद्ध के बीच इतनी बड़ी मौत सिस्टम की स्थिरता और मनोबल पर एक बहुत बड़ा झटका है। चाहे सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हो, अली लारिजानी की मौत हो या अब खादिमी की मौत, ये सब बतला रहे हैं कि ईरान के सिस्टम में कोई ऐसा रहस्यमय चेहरा है जो अमेरिका और इस्राइल को खबरें लीक कर रहा है उनके लोकेशन के बारे में, और तभी ये लोग मारे जा रहे हैं। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि ये तमाम जो लीडर्स हैं, इंटेलिजेंस प्रमुख हैं, ये किसी बंकर में नहीं छुपे हुए नेतन्याहू की तरह। ये लोग ऊपर हैं लोगों के साथ। आपने कई बार देखा होगा कि जब तेहरान में रैलीज होती हैं तब राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान लोगों के साथ मिलकर सेल्फी खिंचवाते हैं। यह है हकीकत ईरान की। मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरह से हर गुजरते दिन के साथ एक एक करके अपने महत्वपूर्ण लोगों को खोते रहें। यह भी ईरान के लिए चिंता की बात है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि मौजूदा हालात से इसका क्या कनेक्शन है। यह घटना उसी समय हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बातचीत चल रही है। ईरान इसे ऐसे दिखा रहा है कि दुश्मन बातचीत के दौरान ही उसके बड़े अधिकारियों को खत्म कर रहा है। इसका असर यह हो सकता है कि ईरान और सख्त हो जाए, समझौता करना मुश्किल हो जाए। अब हमें 3 मुद्दों पर गौर करना पड़ेगा। माजिद खादिमी की मौत के बाद हमारी निगाह इन 3 मुद्दों पर होगी। और कौन कौन से 3 मुद्दे हैं? मुद्दा नंबर 1, उनका अंतिम संस्कार कहां होता है, इससे जगह का अंदाजा लगेगा। नंबर 2, IRGC के अंदर कोई बदलाव या सफाई अभियान होता है या नहीं। नया प्रमुख कौन बनता है और उसका रुख कितना सख्त होता है। और यकीनन जो भी नया प्रमुख बनेगा वो इस्राइल और अमेरिका के निशाने पर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, खादिमी की मौत उस वक्त हुई है जब मंगलवार को ट्रंप का वो गालीबाज अल्टीमेटम खत्म होने वाला है, जिसमें उन्होंने F शब्द का इस्तेमाल किया, B वर्ड का इस्तेमाल किया यानी नाजायज, और उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर नर्क बरपा दूंगा। अब खबरें यह भी आ रही हैं एक्सिस के हवाले से कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है। अब यह समझौता हो सकता है कि जो बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की की एक अहम भूमिका होने वाली है, इसके मायने क्या हैं? अब इसे हम बहुत ही आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और ईरान के बीच सीजफायर की बातचीत सच में चल रही है और काफी डिटेल में, जिसमें 15 पॉइंट प्लान, 45 दिनों का फ्रेमवर्क और क्षेत्रीय मीडिएटर्स की बात हो रही है। लेकिन अभी भी दोनों साइड्स की डिमांड्स में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए शॉर्ट टर्म में इसका संभव या समाधान होना मुश्किल दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक बातचीत क्या चल रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट प्रपोजल भेजा है। करीब 30-45 दिन के युद्ध विराम की बात की जा रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़े रेस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि युद्ध शुरू होने से पहले 28 फरवरी से पहले ईरान लगभग सभी शर्तों के लिए तैयार था। बावजूद इसके अमेरिका ने सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया था। आगे परमानेंट पीस डील की बातचीत भी होगी। एक 2 फेज प्लान सामने आया है। पहला फेज 45 दिन का युद्ध विराम, इसी दौरान बातचीत। फेज 2 अगर टिकता है तो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान शामिल है, इजिप्ट शामिल है, तुर्की और ओमान जैसे देश शामिल है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ओमान वो देश था जो इससे पहले स्विट्जरलैंड और ओमान दोनों जगह मीडिएशन कर रहा था। और फिर अचानक अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे अचरज है, हैरत है कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। अब मैं आपको दोनों पक्ष यानी अमेरिका और ईरान दोनों की जो मुख्य डिमांड्स हैं, मुख्य मांगे हैं, वो बताने वाला हूं। सबसे पहले अमेरिका, 30 से 45 दिनों का युद्ध विराम। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी कंसेशन यानी रियायत दे। नटान्स, फोर्डो जैसी फैसिलिटीज खत्म करे, डिसमेंटल करे। एनरिच यूरेनियम दुनिया को सौंप दे यानी सरेंडर कर दे। भविष्य में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप ना करने का कमिटमेंट। मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर कंट्रोल रखे। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल दे। और जहां तक पॉलिटिकल एंगल की बात है, ट्रंप को एक साफ जीत चाहिए।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो ये तो ही अमेरिका की शर्तें, और उसमें सबसे बड़ी शर्त है कि ट्रंप इसे ऐसे पेश करना चाहते हैं मानो ये उनकी जीत है, ताकि नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं रिपब्लिकन्स को उसमें जीत हासिल हो। अब जहां तक ईरान की बात है, ईरान की क्या मांगे हैं उस पर भी अब हम गौर करना चाहते हैं। मांग नंबर 1, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। 2, एनरिचमेंट जारी रखना चाहता है लेकिन वेपन्स नहीं बनाने का अश्योरेंस, आश्वासन दे सकता है। सैंक्शंस रिलीफ यानी आर्थिक प्रतिबंध, उसमें राहत मिले और इकोनॉमिक गारंटीज यानी आर्थिक गारंटियां दी जाएं। हॉर्मुज को अपनी बार्गेनिंग पावर मानता है, आसानी से नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज ही मैंने आपको बताया कि ईरान ने कह दिया है कि हॉर्मुज की खाड़ी से अमेरिका और इस्राइल अपने जहाज नहीं ले जा पाएंगे युद्ध खत्म होने के बाद भी। तो हॉर्मुज के मुद्दे पर ईरान कोई समझौता नहीं करने वाला है। इसके अलावा ईरान की और क्या क्या शर्तें, इस पर गौर फरमाया जाए। यूएस की डिमांड्स को अनएक्सेप्टेबल यानी अब तक जो मांगे की गई हैं उसे ईरान रिजेक्ट कर चुका है। मगर सबसे बड़ा सवाल, यह जो समझौते की बात की जा रही है, इस बार क्या यह समझौता संभव है? अगर हम एक त्वरित जवाब यानी शॉर्ट आंसर की बात करें, छोटा सीज फायर यानी युद्ध विराम संभव है, लेकिन पूरा 45 दिन का स्टेबल डील और युद्ध का खात्मा अभी नहीं संभव दिख रहा। मुश्किल क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है, डिमांड गैप ज्यादा है। अमेरिका जो चाहता है वो ईरान के मिनिमम से भी ज्यादा है, यानी न्यूनतम से भी ज्यादा है। इसके अलावा दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। साफ तौर पर एक ट्रस्ट की कमी है, विश्वास की कमी है। क्या है उस पर भी गौर किया जाए। ईरान को डर है कि कंसेशंस दे दिए तो अमेरिका बाद में फिर प्रेशर डालेगा। पॉलिटिकल प्रेशर खासतौर से अमेरिका के पक्ष से लगातार, क्योंकि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर पब्लिक थ्रेट्स दे रहे हैं। पीछे हटना ऐसे में आसान नहीं है। इसके अलावा युद्ध स्थल पर जो मोमेंटम चल रहा है, यानी कि बैटलफील्ड मोमेंटम, दोनों ही पक्षों को लगता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि उनका फायदा हो सकता है। यानी कि दोनों अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में ऐसा समझौता नामुमकिन लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों देशों की तरफ से क्या सख्तियां हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं जिसके चलते यह समझौता नामुमकिन हो सकता है। सबसे पहले बात हम अमेरिका की करना चाहेंगे। अमेरिकी साइड के रोड ब्लॉक्स, नंबर 1, उसके न्यूक्लियर डिमांड्स बहुत ज्यादा सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं। नंबर 2, एक ही डील में वो सब कुछ, सभी का समाधान चाहता है। ट्रंप की पॉलिटिकल पोजिशनिंग, यानी ट्रंप ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसके जरिए वो अपनी जीत बताएं और ईरान इसके लिए राजी नहीं है। आगे, इस्राइल और गल्फ कंट्रीज का प्रेशर। जी हां, ईरान किसी भी कीमत पर इस्राइल के सामने नहीं झुकना चाहता, उन खाड़ी देशों के सामने नहीं झुकना चाहता जिन्होंने इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। अपनी जमीन तक अमेरिका को सौंप दी ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। अब हम बात करना चाहते हैं ईरानी पक्ष, यानी कि ईरान की तरफ से ऐसी क्या सख्तियां हैं, ऐसे क्या रोड ब्लॉक्स हैं जिससे समझौता नामुमकिन हो जाता है। गौर फरमाएं। नंबर 1, हॉर्मुज उसका सबसे बड़ा लेवरेज यानी कि ताकत बन चुका है और ईरान इस पर समझौता नहीं करेगा। नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना उसके लिए असंभव है, इट्स रेड लाइन। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हार जैसा डील उसके लिए स्वीकार करना नामुमकिन है, रिस्की है। और उसके अलावा अमेरिका पर किसी भी कीमत पर वो भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपके जहन में वो सवाल कि अगर यह समझौता होना है तो दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस को एक्सपेक्टेशंस कम करनी होंगी, पहले सिंपल सीज फायर और बाद में बाकी मुद्दे। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान को कुछ विजिबल कंसेशंस यानी रियायतें देने होंगे, जैसे हॉर्मुज टेंशन कम करना और न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी यानी परमाणु मुद्दे पर पारदर्शिता। मीडिएटर्स को यानी पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां दोनों पक्षों को तुरंत फायदा मिल सके।
तो दोस्तों फिलहाल तो ये नामुमकिन दिख रहा है, मगर जैसे मैंने कहा कि दुनिया में इससे ज्यादा नामुमकिन चीजें हुई हैं, इससे ज्यादा विचित्र और स्ट्रेंजर देन फिक्शन चीजें हुई हैं हकीकत में। और मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैं इस वक्त जो लगातार आपको ईरान संकट और जंग से जुड़ी खबरें ला रहा हूं, मेरा खुद का मानना है कि इस जंग को अभी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के लिए सही नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसमें दो राय नहीं है कि दो दीवाने लोगों की वजह से, दो जिद्दी लोगों की वजह से, दो अहंकारी लोगों की वजह से आज दुनिया इस मुकाम पर आ गया है, मगर बहुत जल्द हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।